नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस में। आज हम लोग बात करेंगे सीटेट परीक्षा को लेकर और सीटेट परीक्षा के पाठ्यक्रम के क्रम में हम लोग आज बात करेंगे सीडीपी के पाठ्यक्रम को लेकर, यानी कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के पाठ्यक्रम को लेकर। देखिए, पाठ्यक्रम पे आने से पहले कुछ जो बुनियादी बातें हैं सीडीपी को लेकर, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र को लेकर, उनके बारे में बात कर लेते हैं कि ओवरऑल यानी कि इसकी जो हम कह सकते हैं इसका मूल आत्मा क्या है सीडीपी की, वो समझ लेते हैं। तो इसमें इतना हमको जानना है, कुछ बातें ऐसी होंगी जो हम ध्यान रख के चलेंगे कि जैसे एक तो इस पूरे पाठ्यक्रम में, सीडीपी के पाठ्यक्रम में हमें किन बातों पर ध्यान रखना है। देखिए, दो नजरिए होंगे। एक तो कुछ चीजें हम समझ रहे होंगे विद्यार्थी के दृष्टिकोण से, और यहां ध्यान रखनी है विद्यार्थी कौन सा है, जो उच्चतर शिक्षा प्रणाली का हिस्सा है वो विद्यार्थी नहीं, जो विद्यार्थी अभी अपने प्रारंभिक शिक्षा के दौर में है। यानी कि इसीलिए आप पाएंगे कि सीडीपी पढ़ते समय हमें मनोविज्ञान को जानना होता है। बात समझ पा रहे हैं? तो दूसरा नजरिया क्या होगा कि हम शिक्षक के अनुसार कुछ चीजें समझेंगे कि शिक्षक एक बालक के मन स्थिति क्या है, उनको कैसे समझे, बालक के अध्ययन पर, बालक के अधिगम पर वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है, बालक के लिए किस प्रकार का वातावरण उपयुक्त होगा जिससे वो किसी भी प्रकार के, हम ये कहें, जो बाधा रहित अधिगम है उसको पूरा कर सके। बात समझ पा रहे हैं? एक एक बिंदु को लेकर हम बात करेंगे। तो इसमें 30 जो होंगे प्रश्न होंगे, प्रश्नों की संख्या क्या होगी, 30 होगी इस खंड में। और फिर यहाँ इसकी सब कैटेगरी दी गई है कि किस उपखंड से कितने प्रश्न आएंगे। तो जो पहला है बाल विकास, इसमें प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को ध्यान में रखा गया है, 15 प्रश्न यहां से आएंगे। बात समझ पा रहे हैं? अब यहां से ये बिंदु दिए गए हैं, कुछ 12-13 बिंदु हैं जहां से ये प्रश्न पूछे जाएंगे। अब जब एक चीज ध्यान रखिए कि यहां से 15 प्रश्न पूछे जाने हैं, ये 12-13 बिंदु हैं, यानी कि जो अभी तक हम युक्ति लगाते हैं कि जो बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है उनको पढ़ लेंगे, जहां से प्रश्न नहीं आ रहा उसको छोड़ देंगे, ये गुंजाइश यहाँ होती नहीं है, ये संभावना यहाँ होती नहीं है, क्योंकि हर बिंदु पर्याप्त तो बराबर महत्व अपना रखता है। बात समझ आ रहे हैं? तो पहला बिंदु क्या है कि विकास की अवधारणा और इसका अधिगम से संबंध। देखिए, दो चीजें हैं, एक हम पढ़ते समय बात करेंगे अभिवृद्धि को लेकर, एक हम बात करेंगे विकास को लेकर, यानी कि ग्रोथ और डेवलपमेंट, ये दो अलग चीजें हैं। इन दोनों चीजों को लेकर हम बात करेंगे और इनका अधिगम से क्या संबंध होता है, इनका विद्यार्थी की लर्निंग से क्या संबंध होता है, उसको समझेंगे। बिंदु स्पष्ट हुआ? दूसरा बिंदु है बाल विकास के सिद्धांत। जो बाल विकास के सिद्धांत हैं उनको लेकर हम बात कर रहे होंगे, उनको पढ़ रहे होंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। आनुवंशिकता एवं पर्यावरण का प्रभाव। जब हम पर्यावरण के प्रभाव की बात करेंगे तो हम एक व्यक्ति विशेष के नाम का उल्लेख करेंगे, जहां एक व्यक्ति पर्यावरण के महत्व को इंगित करते हुए एक बात कहता है कि मुझे एक नवजात शिशु दे दो, उसको मैं चोर, वकील, पुलिस या जो चाहूं बना दूं। इसका मतलब क्या था? यानी कि वो उस वातावरण को लेकर उसके महत्व पर प्रकाश डाल रहे कि उस वातावरण का क्या महत्व होता है। जैसे आपने सुना होगा, घर में भी आपने सुना होगा कि हमारे जो परिजन हैं, जो परिवारजन हैं, वो क्या कहते हैं कि भाई बुरी संगत से दूर रहो। उस संगत का मतलब क्या हुआ कि आप जिस प्रकार की संगत में रहेंगे आपका वातावरण उसी प्रकार का हो जाएगा और आप उसी प्रकार की गतिविधियों में रहने लगेंगे। बिंदु स्पष्ट है यहां तक का? तो ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। अब यहां दूसरा बिंदु है आनुवंशिकता, यानी कि कुछ चीजें ऐसी होंगी, कुछ एक बालक की क्षमताएं ऐसी होंगी, उसकी कुछ विशेषताएं ऐसी होंगी जिनको वो अपने जन्म के साथ अपने साथ लेकर पैदा होता है। बात समझ पाए? यानी कि यहां जब हम पढ़ेंगे तो हम कुछ बातें मूल प्रवृत्तियों के बारे में पढ़ रहे होंगे, बेसिक इंस्टिंक्ट के बारे में हम कुछ चीजें पढ़ रहे होंगे। बिंदु स्पष्ट है? जिसमें उस बालक का कोई योगदान नहीं है, जो उसको अपने माता पिता और अपने पूर्वजों से प्राप्त हुआ है। यही हम उस सिद्धांत को लेकर पढ़ रहे होंगे, एक व्यक्ति विशेष का नाम लेकर, एक विद्वान के नाम के साथ में, कि हमें कितने प्रतिशत चीजें पिता की तरफ से मिलती हैं और कितना भाग हमारी जो मूल प्रवृत्तियां हैं उनमें माता की तरफ से होता है। बात समझ पाए? पिता की तरफ से भी, फिर दादाजी से भी, फिर उनके भी पूर्वजों से, इधर माता पक्ष से भी माताजी से, फिर उनके पूर्वजों से। बिंदु स्पष्ट है यहां तक का?
अगला बिंदु हम पढ़ेंगे इसमें सामाजिकरण की प्रक्रियाएं। तो जो सामाजिक दुनिया और बच्चे, इसमें शिक्षक, माता पिता और जो पीर्स हैं या सहपाठी हैं, उन सभी के बारे में हम पढ़ रहे होंगे, बात कर रहे होंगे, क्योंकि यही बातें हम कुछ कुछ मूल्यांकन के संदर्भ में कर रहे होंगे। क्योंकि जो हम आधुनिक परिवेश में मूल्यांकन की बात करते हैं एक बालक के, तो पहले तो क्या होता था कि केवल एक शिक्षक होते थे जो विद्यार्थी के मूल्यांकन में शामिल होते थे। लेकिन आधुनिक परिवेश में विद्यार्थी के मूल्यांकन में माता पिता, अभिभावक भी शामिल होते हैं, विद्यार्थी के मित्र भी शामिल होते हैं और शिक्षक तो शामिल रहते ही हैं। बिंदु स्पष्ट हुआ। अगला बिंदु है, हमें इन तीन विद्वानों के जो सिद्धांत हैं, पियाजे, कोलबर्ग एवं वाइगोत्स्की, इनके सिद्धांत पढ़ने हैं, आलोचनात्मक दृष्टिकोण की बात करेंगे और यहां से भी निरंतर आपको प्रश्न देखने को मिलता है। कई बार तो ये होता है कि यहां से वाइगोत्स्की से प्रश्न बना है, कोलबर्ग से प्रश्न बन गया, बात समझ पाए? यानी कि यहां से कई बार क्या होता है कि दो प्रश्न बन जाते हैं, इसी एक बिंदु से दो प्रश्न हमें देखने को मिल जाते हैं। अगला बिंदु है बाल केंद्रित तथा प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणाएं। देखिए, शिक्षा का अर्थ केवल यह नहीं है कि जैसे हम यदि परंपरागत रूप से बात करें, या आप अपना भी अनुभव याद कर सकते हैं कि आपने भी ऐसा ही किया होगा। हमारी प्रारंभिक शिक्षा के दौरान शिक्षक का क्या उद्देश्य होता था कि उन्हें जो सूचनाएं हैं, जो जानकारी है, जो पाठ है, वो केवल विद्यार्थी के मस्तिष्क में बैठाना है। बात समझ पाए? यानी कि बलपूर्वक चीजें रटाने पर ध्यान दिया जाता था। लेकिन यदि हम आधुनिक इस समय वर्तमान परिवेश की बात करते हैं, तो यहां शिक्षा का स्वरूप अलग है। अब विद्यार्थी को बलपूर्वक चीजें रटाने पर ध्यान नहीं दिया जाता। यहीं पर यानी कि हम कुछ बातें कर रहे होंगे स्मृति स्तर की, यानी कि जो हम तीन स्तर की बात करते हैं, स्मृति स्तर की, बोध स्तर की और चिंतन मनन स्तर की। ये तीन स्तर की बात हम यहां कर रहे होंगे कि स्मृति स्तर क्या होता है, बोध स्तर क्या होता है, यानी कि वो अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या होता है। फिर हम बात करेंगे कि जिस स्तर पर जाकर विद्यार्थी स्वयं के विचारों से चिंतन मनन करता है, किसी बिंदु को लेकर विश्लेषण करने की क्षमता उसमें आती है। बिंदु स्पष्ट है। अगला अगला बिंदु है बुद्धिमत्ता, इंटेलिजेंस के विचार का समालोचनात्मक परिप्रेक्ष्य। इस बिंदु को लेकर बात करेंगे। फिर बहुआयामी बुद्धिमत्ता को लेकर बात करेंगे, भाषा और विचार को लेकर बात करेंगे। एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु आएगा सामाजिक विचार के रूप में लिंग। अब यहां उस लिंग की भूमिका क्या है, या जो लैंगिक पूर्वाग्रह होते हैं, प्रेजुडिस होते हैं, उनके बारे में हम बात कर रहे होंगे बहुत बारीकी से। फिर शैक्षिक प्रयास को लेकर बात करेंगे कि लैंगिक पूर्वाग्रह एवं शैक्षिक प्रयास। बिंदु स्पष्ट है यहां तक का। अगला बिंदु हम बात करेंगे विद्यार्थियों के बीच वैयक्तिक अंतर, जैसे भाषा को लेकर, जाति को लेकर, लिंग, समुदाय, धर्म आदि आदि की विविधता के आधार पर हम इन बिंदुओं पर बात करेंगे। यही इसके साथ में इसके साथ में ही हम एक बिंदु और समझ रहे होंगे, जो एक विद्यार्थी से दूसरे विद्यार्थी के बीच भिन्नता का बिंदु होता है, जिसको हम कह सकते हैं कि वैयक्तिक भिन्नता की बात आती है, इंडिविजुअल डिफरेंस की बात आती है। हर विद्यार्थी का बौद्धिक स्तर समान हो, ये बिल्कुल आवश्यक नहीं है। एक कक्षा में जितने भी विद्यार्थी होंगे, उन सब का बौद्धिक स्तर अलग अलग होना संभव है, अलग हो सकता है। बात समझ पा रहे हैं आप यहां तक की? अगला बिंदु है अधिगम के लिए आकलन एवं अधिगम के आकलन के बीच अंतर। यहां हम स्कूल आधारित मूल्यांकन की बात करेंगे, सतत एवं समग्र मूल्यांकन की बात करेंगे, परिप्रेक्ष्य तथा अभ्यास को लेकर बात करेंगे। यही हम बात कर रहे होंगे चिंतन स्तर को लेकर पुनः एक बार। यही हम बात कर रहे होंगे चेतन और अचेतन को लेकर एक बार। बात समझ पा रहे हैं आप यहां तक की? तो मूल्यांकन का क्या महत्व होता है, मूल्यांकन किस प्रकार का होता है। जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि पहले मूल्यांकन में केवल शिक्षक प्रतिभागी होते थे, शिक्षक शामिल होते थे। लेकिन वर्तमान में इस आधुनिक जो शिक्षा का स्वरूप बदला है, इसमें अभिभावक भी, विद्यार्थी के माता पिता भी उसके मूल्यांकन में शामिल हैं, शिक्षक तो शामिल है ही, विद्यार्थी के मित्र भी उसके मूल्यांकन में शामिल है। वो हम समझेंगे कैसे। अगला बिंदु है इसमें अंतिम, शिक्षार्थियों की तैयारी के स्तर का आकलन करने, कक्षा में अधिगम एवं समालोचनात्मक सोच को बढ़ाने तथा शिक्षार्थी की उपलब्धि का आकलन करने के लिए उपयुक्त प्रश्न तैयार करना। तो ये जो प्रश्नावली वाली बात है, इसको हम समझेंगे कि प्रश्नावली कैसे तैयार की जाती है। जैसे जो एक मूल्यांकन पत्र बनता है,
यहाँ हम बात कर रहे होंगे मूल्यांकन पत्र को लेकर भी कि विद्यार्थी का जो मूल्यांकन पत्र बनता है, जो प्रश्न पत्र बनता है, प्रश्न पत्र को बनाते समय इन बिंदुओं पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता होती है कि जो पाठ्यक्रम बनाया है, जो पाठ्यक्रम निर्धारित है, उस पूरे पाठ्यक्रम को वो मूल्यांकन पत्र कवर करता हो। बिंदु स्पष्ट है यहां तक का। दूसरी बात, कक्षा में, हर कक्षा में आप देखेंगे कि विद्यार्थियों के अलग अलग स्तर होते हैं। जैसे 3 स्तर सामान्यतः हम देखेंगे। जैसे एक तो होता है प्रतिभाशाली विद्यार्थी। हर कक्षा में आपको प्रखर बुद्धि वाले विद्यार्थियों का कुछ वर्ग देखने को मिलेगा। दूसरे होते हैं औसत विद्यार्थी और तीसरे होते हैं मंद बुद्धि वाले, कह सकते हैं कमजोर विद्यार्थी जो होते हैं, कहते हैं। थोड़ा सा कठोर शब्द होता है मंद बुद्धि वाले, लेकिन पुस्तकों में आपको इस प्रकार से लिखा मिलेगा। बात समझ पा रहे हैं? तो 3 स्तर हम बात करेंगे, 3 वर्ग प्रमुख रूप से हम बात करेंगे, प्रतिभाशाली विद्यार्थी, औसत विद्यार्थी और कमजोर विद्यार्थी। तो मूल्यांकन पत्र बनाते समय इस बात का ध्यान रखने की आवश्यकता होती है कि जो मूल्यांकन पत्र बनाया गया है वो हर वर्ग के, हर स्तर के, हर उस समूह के विद्यार्थी के अनुकूल हो। बिंदु स्पष्ट हुआ यहां तक का? ये बात हम कर रहे होंगे। अगला, समावेशी शिक्षा की अवधारणा एवं विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को समझना। अब ये विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे कैसे हो जाएंगे? जैसे कोई मानसिक स्तर पर दोष वाले विद्यार्थी हैं, तो इसमें 3 बिंदु हैं, यहां से 5 प्रश्न आएंगे। एक पहला बिंदु है कमजोर एवं वंचित वर्गों सहित विविध पृष्ठभूमि, इस पर ध्यान देना है। विविध पृष्ठभूमि के शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को संबोधित करना। हर विद्यार्थी की पृष्ठभूमि अलग हो सकती है कक्षा में। ये आवश्यक नहीं है कि कक्षा में जितने विद्यार्थी हैं उन सभी की पृष्ठभूमि एक जैसी हो, वो एक ही पृष्ठभूमि से बिलोंग करते हो, ये आवश्यक नहीं है। हो सकता है लेकिन आवश्यक नहीं है। बात समझ पा रहे हैं? तो हर पृष्ठभूमि के जो विद्यार्थी हैं उनकी आवश्यकताओं को संबोधित करना। दूसरा बिंदु है अधिगम की कठिनाइयां, जो विद्यार्थी को अधिगम में, लर्निंग में कठिनाइयां होती हैं, उन सभी के बारे में, चाहे शारीरिक स्तर पर हो या मानसिक स्तर पर हो। बात समझ पाए? यानी कि शारीरिक स्तर पर यदि कोई कठिनाई होगी तो उस विद्यार्थी की कुछ अलग आवश्यकताएं होंगी। मानसिक स्तर पर कोई कठिनाई होगी तो उस विद्यार्थी की अलग आवश्यकता होगी। यहाँ हमें पढ़ते समय एक फिल्म के उदाहरण का बात करेंगे, जो तारे जमीन पर आपने एक फिल्म देखी होगी, तो उसमें जो उस बालक की कठिनाई थी अधिगम की, हम उदाहरण में उसको लेकर बात करेंगे। अगला बिंदु है प्रतिभाशाली, रचनात्मक, दिव्यांग शिक्षार्थियों को संबोधित करना। वही बात ध्यान रखेंगे कि विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को समझना। बिंदु स्पष्ट हुआ? अगला और अंतिम इसमें सब कैटेगरी है अधिगम एवं शिक्षा शास्त्र। यानी पहला बिंदु है इसमें बच्चे कैसे सोचते एवं सीखते हैं। बच्चे कैसे सोचते हैं, बच्चे कैसे सीखते हैं, इन बिंदुओं को लेकर हम पढ़ेंगे कि बच्चे क्यों तथा कैसे स्कूल के प्रदर्शन में सफलता हासिल करने में असफल होते हैं। कौन सी ऐसी कठिनाइयां आ रही होंगी, यही मनोविज्ञान की भूमिका शुरू हो जाती है। बात समझ पा रहे हैं आप यहां तक की? अगला बिंदु है शिक्षण तथा अधिगम की बुनियादी प्रक्रियाएं। बच्चों के अधिगम की रणनीतियां, सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम, अधिगम का सामाजिक संदर्भ। बिंदु स्पष्ट हुआ? अगला बिंदु है एक समस्या समाधानकर्ता एवं वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में बच्चा, जो एक विद्यार्थी, जो एक बालक। बिंदु स्पष्ट है? इस पर ध्यान देना है, वैज्ञानिक अन्वेषक। अगला बिंदु है बच्चों में अधिगम की वैकल्पिक अवधारणाएं। बच्चों की त्रुटियां, जो एरर्स हैं, उनको अधिगम की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण कदमों के रूप में समझना। यहां हम एक बात कर रहे होंगे, एक बिंदु को लेकर चर्चा करेंगे कक्षा के दौरान, कि जैसे एक शिक्षक के लिए आवश्यक होता है कि वो अपने विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन निरंतर करता रहे, जिससे वो प्रेरित रहते हैं, अभिप्रेरित रहते हैं अधिगम के लिए। यानी आप ऐसे कल्पना कीजिए कि एक बालक है कक्षा में, उसने पिछले प्रदर्शन की तुलना में अगले प्रदर्शन में प्रगति की है, अच्छा प्रदर्शन किया है तुलनात्मक रूप से, लेकिन फिर भी यदि उसको शिक्षक से कोई, हम ये कहें कि उसको शिक्षक से शाबाशी ना मिले, तो उसके अंदर क्या होता है कि मोटिवेशन के बजाय वो डिमोटिवेट होने लगता है। बिंदु स्पष्ट है? तो यहां एक वाक्य हम नोट कर रहे होंगे कक्षा में भी, कि एक शिक्षक के द्वारा यदि किसी विद्यार्थी की निरंतर आलोचना की जाती है तो उसके अंदर अधिगम को लेकर अरुचि का विकास होता है।
बात समझ पा रहे हैं? तो शिक्षक के लिए आवश्यकता क्या होती है? शिक्षक के लिए आवश्यक होता है कि जो विद्यार्थी अधिगम की दिशा में बेशक वो बाकी विद्यार्थियों के जैसा प्रगति नहीं कर रहा हो, बाकी विद्यार्थियों से तुलना करते समय उसकी प्रगति उतनी ना हो, उपलब्धि उतनी ना हो, लेकिन फिर भी शिक्षक के लिए आवश्यक है कि वो विद्यार्थी को निरंतर उसकी सराहना करे। यदि विद्यार्थी ने थोड़ी भी प्रगति की है, तो उसकी उस प्रगति के लिए उसकी सराहना करे। बिंदु स्पष्ट है? उसको निरंतर अभिप्रेरित करता रहे कि आप आगे और बेहतर प्रदर्शन करेंगे, आप और ये और करेंगे। यानी कि जितना उसने उपलब्धि प्राप्त की है, उस उपलब्धि के लिए विद्यार्थी की सराहना होना आवश्यक है। बात समझ पा रहे हैं? अगला बिंदु है संज्ञान एवं भावना। यहाँ भी शिक्षक विद्यार्थी के बारे में बात करेंगे। फिर अभिप्रेरणा एवं अधिगम, यहाँ भी हम शिक्षक विद्यार्थी को लेकर जो हमने अभी बात की वही कर रहे होंगे। अगला बिंदु अंतिम, अधिगम में योगदान देने वाले कारक, और ये व्यक्तिगत एवं पर्यावरणीय। यहाँ हम बात कर रहे होंगे कि कैसे जो पर्यावरणीय कारक होते हैं वो विद्यार्थी के अधिगम को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करते हैं। बिंदु स्पष्ट है? तो मुझे उम्मीद है कि ये सीडीपी के पाठ्यक्रम को लेकर आपको स्पष्टता हुई होगी। आपको पाठ्यक्रम को किस तरीके से एक बिंदु दूसरे बिंदु से जुड़ा हुआ है, ये अभी हम आगे और बात कर रहे हैं। जब हम कक्षाएं शुरू करेंगे सीडीपी के लिए, तब हम फिर से एक बार पाठ्यक्रम को लेकर हर बिंदु को दूसरे बिंदु से जोड़कर समझ रहे होंगे। बिंदु स्पष्ट है? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।